हमें ये समझना है कि जबलपुर के बरगी डैम में हुआ वो क्रूज हादसा, जहां एक साधारण सा टूरिज्म का सफर चंद मिनटों में एक खौफनाक जल समाधि बन गया, वो आखिर हुआ कैसे? ये कहानी एक माँ की अटूट ममता और एक बेहद लापरवाह सिस्टम के आमने सामने टकराने की है। देखो, इस पूरी घटना का विश्लेषण करते वक्त ना एक जो सबसे बड़ी बात उभर कर आती है वो ये है कि हमारे समाज में ऐसी घटनाओं को बहुत आसानी से प्राकृतिक आपदा या बुरा वक्त कहकर फाइल में बंद कर दिया जाता है। हाँ, लोग कहते हैं कि किस्मत खराब थी। एक ऐसा गणित जहां इंसानी जान की कीमत चंद रुपयों के मुनाफे से कम आंकी गई। सही पकड़ा, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो उस तस्वीर से शुरुआत करते हैं जिसने पिछले कुछ दिनों में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। गुरुवार की शाम थी, करीब 5 बजे का वक्त रहा होगा। जबलपुर के बरगी डैम का शांत पानी था और क्रूज किनारे से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर था। सिर्फ 300 मीटर? हाँ, तभी 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक आंधी आती है और कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह हो जाता है। अब जब रेस्क्यू के बाद शव निकाले जाते हैं ना, तो एक ऐसा मंजर सामने आता है जिसे देखकर वहां मौजूद रेस्क्यू टीम, पुलिस वाले और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह तक अपने आंसू नहीं रोक पाते। वो वाकई बहुत दिल तोड़ने वाला दृश्य था। एक माँ जिनका नाम मरीना था और उनका 4 साल का बेटा जहान, दोनों का शव एक साथ बाहर आता है। माँ ने अपनी आखिरी सांस तक, बल्कि डूबने के बाद भी, अपने बच्चे को सीने से इतनी मजबूती से लगाए रखा था कि उनकी बाहों की पकड़ ढीली नहीं पड़ी थी। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि दोनों के शरीर एक ही लाइफ जैकेट में फंसे हुए थे। इस हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये मंजर ना मानवीय त्रासदी की एकदम चरम सीमा है। जब बचाव कर्मी ऐसे शवों को पानी से बाहर निकालते हैं तो वो सिर्फ एक शरीर नहीं निकाल रहे होते हैं, वो उस आखिरी संघर्ष को देख रहे होते हैं जो उस इंसान ने वहां किया होगा। वो एक माँ का संघर्ष। बिल्कुल। पानी के भीतर जब ऑक्सीजन खत्म हो रही होती है, उस वक्त एक माँ का अपने बच्चे को ना छोड़ना, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर ममता की जीत को दर्शाता है। क्योंकि इंसान का शरीर संकट के समय खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारता है, ये एक नेचुरल रिएक्शन है। पर वहां उस माँ ने खुद को बचाने के बजाय अपने बच्चे को उस एक लाइफ जैकेट में फंसाए रखा। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। पर देखिए, यहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। किनारे से दूरी सिर्फ 300 मीटर थी। अब 300 मीटर तो कोई समंदर के बीचों बीच की दूरी होती नहीं है। तो क्या सिर्फ पैनिक की वजह से लोग इतने कम फासले को तैरकर पार नहीं कर पाए? हवा चल रही हो और इंसान पूरे कपड़ों में होना, तो एक ओलंपिक तैराक के लिए भी वो दूरी जानलेवा हो सकती है। अच्छा, कपड़ों की वजह से? हाँ, कपड़े पानी सोखकर बहुत भारी हो जाते हैं और जो लहरें होती हैं वो इंसान को दिशाहीन कर देती हैं। पता ही नहीं चलता किनारा किस तरफ है। और उस लाइफ जैकेट का क्या? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक लाइफ जैकेट 2 लोगों का, एक घबराए हुए छोटे बच्चे और एक माँ का वजन एक साथ कैसे नहीं उठा सकती थी? क्या ये उस लाइफ जैकेट की डिजाइन की कोई तकनीकी विफलता थी? लाइफ जैकेट के पीछे का विज्ञान थोड़ा समझना जरूरी है यहाँ पर। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करती है। ये शरीर को एक एक्स्ट्रा बॉयंसी यानी उछाल देती है ताकि इंसान का सर पानी के ऊपर रहे। ठीक है। अब हर जैकेट की एक वजन सहने की कैपेसिटी होती है। जब एक ही जैकेट में 2 लोग हों और वो दोनों पानी में छटपटा रहे हों, तो शरीर का एक्स्ट्रा वजन और घबराहट के वजह से जो नीचे की तरफ बल लगता है ना, वो उस बॉयंसी को खत्म कर देता है। यानी पैनिक करने से और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल। एक घबराया हुआ इंसान जब डूबता है तो वो अनजाने में अपने आसपास की चीजों को नीचे खींचता है। ऐसे में वो लाइफ जैकेट जो हवा से भरा गुब्बारा होनी चाहिए थी, वो 2 लोगों के वजन और संघर्ष के कारण पानी में एक पत्थर की तरह काम करने लगती है। बाप रे! इसका मतलब है कि वो उपकरण जो जान बचाने के लिए बनाया गया था, वो हालात और एक्स्ट्रा वजन के सामने पूरी तरह से बेअसर हो गया। लेकिन ये स्थिति पैदा ही क्यों हुई? मेरा मतलब है, क्या क्रूज पर एक 4 साल के बच्चे के लिए अलग से कोई लाइफ जैकेट थी ही नहीं? क्या बात कर रहे हैं? एक भी नहीं? एक भी नहीं। ये कोई तकनीकी विफलता नहीं थी, ये सीधे तौर पर सिस्टम की क्रूरता और नियमों की अनदेखी थी। एक अडल्ट साइज की लाइफ जैकेट एक छोटे बच्चे के शरीर से पानी में आसानी से फिसलकर बाहर निकल जाती है। ओहो! तभी मरीना को शायद पानी में गिरने के बाद ये बात समझ आई होगी। हाँ, इसीलिए उन्होंने बच्चे को अपने साथ अपनी ही जैकेट में फंसा लिया। संसाधनों की इसी कमी ने आखिरकार दोनों की जान ले ली। ये तो बहुत ही विचलित करने वाली बात है। तो दिल्ली के मायापुरी के एक परिवार की कहानी सामने आती है,
जिससे ना इस पूरी त्रासदी की टाइमलाइन थोड़ी समझ आती है। उनके परिवार के 6 लोग उस क्रूज पर गए थे। एक पारिवारिक फंक्शन के बाद वो सभी डम घूमने निकले थे। उन 6 में से 3 लोग कभी वापस नहीं आए। मरीना, उनका 4 साल का बेटा जहान और करीब 60 साल की सास मधुर। शाम 5:30 से 6 बजे के बीच मरीना ने अपने परिवार को एक वीडियो कॉल किया था। और शुरुआत में सब ठीक था, है ना? बिल्कुल, शुरुआत में सब खुश थे। वीडियो कॉल पर डम का नज़ारा दिखा रहे थे, पीछे गाने बज रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो खुशी चीखों में बदल गई। मरीना अचानक फोन पर चिल्लाने लगे, मुझे बचा लो, मेरे लिए प्रार्थना करो, शिप डूब रहा है, पानी अंदर आ गया है। और उसके बाद फोन कट गया। हाँ, फोन कट गया। मैं बस ये सोच रही थी कि ये हालात अचानक ऐसे कैसे बन गए, एकदम से सब इतना आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया। देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट में ना एक बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरी है जिसे स्विस चीज मॉडल कहा जाता है। स्विस चीज मॉडल, ये क्या होता है? कल्पना कीजिए कि चीज की कई स्लाइसेस एक साथ रखी हैं और हर स्लाइस में कुछ छोटे छोटे छेद हैं। हर स्लाइस सुरक्षा की एक परत है। जब ये सारे छेद एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तब जाकर कोई बड़ी दुर्घटना होती है। अच्छा, मतलब कई सारी गलतियां एक साथ हुई। हाँ, ये हादसा अचानक नहीं हुआ। यहाँ कई छेद एक साथ एक लाइन में आ गए। पहला छेद था बच्चों की लाइफ जैकेट का ना होना। दूसरा छेद था कैपेसिटीज की अनदेखी करना। तीसरा, मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज करना। और चौथा, अप्रशिक्षित स्टाफ। जब ये चारों चीजें एक साथ मिली तब जाकर वो 5:30 बजे का वीडियो कॉल चीखों में तब्दील हुआ। तो उन दूसरे और तीसरे छेद पर थोड़ी और बात करते हैं। रिपोर्ट साफ बताती हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में केवल 29 लोगों के टिकट काटी गई थी, लेकिन असल में उस क्रूज पर 43 से 47 लोग सवार थे, कैपेसिटी से लगभग दुगना ज्यादा। और इसमें एक और हैरान करने वाली बात यह है कि एक 14 साल की सर्वाइवर लड़की है सिया, और वहां मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने ऑपरेटर को साफ चेतावनी दी थी। हाँ, मैंने पढ़ा था ये। उन्होंने बताया था कि आंधी आ रही है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मौसम खराब हो रहा है, क्रूज को किनारे ले लो। लेकिन ऑपरेटर ने किसी की नहीं सुनी। तो ऑपरेटर ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या वो सिर्फ मौसम का गलत अनुमान लगा रहा था, या इसके पीछे वो लालच था कि अगर किनारे वापस गए तो लोगों को पैसे वापस करने पड़ेंगे? मुझे तो लगता है ये सीधा सीधा पैसे का चक्कर था। सही लग रहा है आपको। ये पूरी तरह से मुनाफे का वो कैलकुलेटेड रिस्क था जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था ना। कागजों पर 29 यात्रियों की संख्या दिखाना सिर्फ टैक्स बचाने या पर्यटन विभाग के नियमों से बचने का एक हथकंडा नहीं है। तो और क्या है ये? ये सीधे तौर पर नाव के संतुलन यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ एक बहुत खतरनाक खिलवाड़ है। जब किसी नाव को डिजाइन किया जाता है तो एक निश्चित वजन के आधार पर उसकी स्थिरता तय होती है। अब जब कैपेसिटी से 15-18 लोग ज्यादा चढ़ेंगे तो नाव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, यानी नाव टॉप हैवी हो जाएगी। एकदम सही। ऐसे में जब 74 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी उस नाव के चौड़े हिस्से से टकराएगी तो नाव अपना संतुलन खो देगी। ऑपरेटर ने चेतावनी को अनदेखा किया क्योंकि उसे लगा होगा कि वो हमेशा की तरह इस झोल को मैनेज कर लेगा। पर नेचर को मैनेज करना इतना आसान थोड़ी है। वही तो, पैसे वापस ना करने का लालच और ओवर कॉन्फिडेंस, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां नाव का पलटना फिजिक्स के हिसाब से पहले ही तय हो चुका था। और जब वो नाव पलटी तो अंदर आखिर हुआ क्या, इसका विवरण सर्वाइवर प्रदीप कुमार ने दिया है। वो उसी क्रूज पर थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही आंधी आई और पानी अंदर आने लगा, वो और कुछ लोग मिलकर लाइफ जैकेट बांटने लगे। लेकिन उनके पास वक्त ही कहाँ था। हाँ, वक्त तो एकदम नहीं था उनके पास। सिर्फ 2 से 3 मिनट। 2-3 मिनट के अंदर पूरा क्रूज पलट गया। सबसे भयानक बात जो उन्होंने बताई वो ये कि कैबिन के अंदर लगभग 10 से 12 छोटे बच्चे थे। सामान इधर से उधर गिर रहा था, शीशे के दरवाजे हवा में झूल रहे थे और वो बच्चे चीख रहे थे। इतनी तेजी से किसी क्रूज का पलटना ये सोचने पर मजबूर करता है कि अंदर फंसे लोगों के पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। जब कोई नाव इस तरह अचानक पलटती है ना, तो अंदर का माहौल पूरी तरह से दिशाहीन हो जाता है। जो छत थी वो अचानक फर्श बन जाती है। पानी का बहाव दरवाजों और खिड़कियों को जाम कर देता है। बाप रे, मतलब लोग कंप्लीटली ट्रैप्ड हो जाते हैं। बिल्कुल।